नमल 6 दिन बाद मोरशाल पे रात गहरी होकर उतर रही थी। सब सो चुके थे मगर हुनैन लाउंज में मौजूद थी। आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो स्टूल पे खड़ी दीवार पे स्टेंसिल लगाकर उसको पेंट कर रही थी। उसकी स्टेंसिल पे बड़ा सा दरख्त कटा हुआ था और वो एहतियात से उस पर ब्रश फेर रही थी। अंदर जुमर अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठी काम कर रही थी। गाहे बगाहे निगाह उठाकर घड़ी को भी देख लेती। 11 बजने को आए थे और फारिस नहीं आया था और उसी पल अचानक से उसका फ़ोन बजा। फारिस कॉलिंग देखकर लबों पे मुस्कुराहट बिखर आई मगर जब मोबाइल कान से लगाया तो लहजा खुश्क बना लिया। जी कहिए। वो कंगारा था। किधर हो? घर पे। और कहाँ हो सकती हूँ? एक एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, इधर आ जाओ। इस वक्त? मगर क्यों? एक अहम गवाह से मिलवाना है। ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस 1 घंटे के अंदर उधर पहुँचो। और सुनो, सिर्फ तुम आना, साथ में पूरे घर को मत ले आना। जुमर ने चौंक के घड़ी को देखा। 12 बजने में 1 घंटा था। एक भरपूर मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। और अगर मैं ना आऊँ तो? लम्हे भर के तवक्कुफ से वो बोला। पता भेज रहा हूँ, जल्दी आओ। उसकी तवक्को के खिलाफ उसने कोई तपाने वाला जुमला किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। जुमर ने मुस्कुरा कर स्क्रीन को देखा जहाँ उसका पैगाम जगमगा रहा था। पता पढ़कर उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। हुनैन ने भी दरख्त की पहली शाख मुकम्मल पेंट की थी। जब खुलते दरवाजे की आवाज़ पे वो चौंकी। जुमर आहिस्ता से कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर रही थी। सियाह डिज़ाइनर वेयर पहने, हल्का मेकअप, इयररिंग्स, कोनी पे पर्स। हुनैन ने हैरत से उसे देखा। आप इस वक्त किस शादी में जा रही हैं? अपनी शादी की एनिवर्सरी में जा रही हूँ। जुमर ने बहुत सुकून से तस्दीक की। हुनैन चौंकी। कल 20 मई है। 1 साल हो गया। कल नहीं, अभी 12 बजे से 20 मई है। और फारिस साहब को इतने दिन से डिनर करने के बाद बिलाखिर आज वक्त मिल ही गया मुझे डिनर पे बुलाने का। हना की आंखें चमकी। कहाँ बुलाया है? हम दोनों के लिए एक जगह यादगार है। ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे देर हो रही है। वैसे उनको चाहिए था आपकी मर्ज़ी की जगह पे लेकर जाते। आपको टेबल रिज़र्व करके बता रहे हैं आप। वो तो गवाह को मिलवाने का बहाना करके बुला रहा है मगर अकेले आने का कहना, और वो भी 20 मई की रात। जाहिर है वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो मुस्कुरा कर उसको अलविदा कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। यूं ही हुनैन के दिल ने तमन्ना की कि वो आज फिर चाबियाँ भूल जाए और वापस आए मगर वो उजलत में थी। खैर, हना सर झटक कर काम करने लगी। दरख्त की ऊपरी 4 शाखें बहुत मेहनत और एहतियात से वो पेंट कर चुकी थी। जब बैरूनी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई, फिर अंदर आने की आहट, हना चौंक कर पलटी। फारिस चाबियाँ दरवाजे के करीब टोकरी में डालता अब इधर आ रहा था। हुनैन ने फ़ौरन घड़ी को देखा। 12 बजने में 10 मिनट थे। उसे शदीद गुस्सा आया। यानी आपने वाकई गवाह से मिलवाना था, और वो इतनी खुश कि आप उनको डिनर पे बुला रहे हैं। वैसे कौन सा गवाह था ये? अंदर आते फारिस ने रुक कर उसे देखा जो स्टूल पे खड़ी थी और हाथ में स्टेंसिल, ब्रश और पेंट की प्लेट थी। दूसरे हाथ में टिश्यू था। वालेकुम सलाम हुनैन। वो थका हुआ लग रहा था। तारीख भूल गई थी क्या? डिनर पे क्यों नहीं गए? क्या शुरू हो गई हो? घर आते ही वो ना समझी और उकताहट से बोला। हुनैन ने ठहर के पहले उसे देखा फिर उसके कंधे के पीछे। जुमर आपके साथ नहीं आई? उसका दिल जोर से धड़का था। वो मेरे साथ तो नहीं थी, मैं तो अभी आ रहा हूँ। वो हैरान हुआ था। हुनैन के कदमों से ज़मीन सिरकने लगी। आपने अभी अभी उनको कॉल की थी और कहा था कि आपको उनको किसी गवाह से मिलवाना है ना? वो अकलाई। चंद लम्हे लगे फारिस को उसकी बात समझने में और एकदम उसका पूरा दिमाग सन्नाग उठा। वो तेज़ी से उसके करीब आया। हना, मैंने उसको कोई कॉल नहीं की। कहाँ है वो? हुनैन के हाथ से पेंट ब्रश सब फिसल गया। आपने उनको कहा कि अकेले आना, वो अकेले चली गई। वो खुश थी, बहुत ज़्यादा। उनका गला रंधा, वो दम बहुत खड़ी थी। किधर किधर गई है वो हवास बख्ता सा पूछ रहा था। शल से हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। ये नहीं बताया। फारिस पे इख्तियार पीछे को भागा, टोकरी से चाबी उठाई और मोबाइल पे नंबर डायल करते उसने दरवाज़ा खोला। जुमर का फ़ोन ऑफ जा रहा था। उसकी समातों में एक फ़िक्रा गूंज रहा था। ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज वुमन। ओ खुदाया, वो इतने दिनों से गलत औरत की हिफाजत कर रहा था। ओ खुदाया।
6 दिन قبل कचरे का तार की सारी बत्तियां रात के इस पहर भी रोशन थीं। अंदर दाखिल होते तो नौशरवान ने गहरी सांस ली और फिर कदम उठाने लगा। जैसे जैसे वो चलता आया, लाउंज करीब आता गया और फिर आखिर वो बड़े सोफे के बिल्कुल सामने आ ठहरा जहाँ हाशिम बैठा था। उसने कोट नहीं पहन रखा था, शर्ट के आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखे थे और टाई ढीली थी। आहट पे उसने सिर्फ आंखें उठाईं जो बेतासुर लगती थीं, मुर्दा सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटे बाद अब इन दोनों की मुलाकात हो रही थी। वेलकम होम। वो शेरू पे नजरें गाड़े बोला तो आवाज़ ऐसी सर्द थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। आपको जो भी कहना है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भाई, वो हाथ उठा के कहने लगा। मगर ये एक्वेरियम देख रही हो अपने पीछे? वो ठंडे से अंदाज में शेरू पे नजरें जमाए हुए था। नौशरवान ने गर्दन मोड़कर देखा। लाउंज की एक दीवार के साथ नस्ब वो एक खूबसूरत सा एक्वेरियम अब ये जिंदान था जो बरसों से इस घर का हिस्सा रहा था। उसकी शीशे की मुस्ततील दीवारों में ढेरों पानी जमा था। मसनूई पौधे और पत्थर अंदरूनी फर्श पे बिछे थे और चंद मछलियाँ दाएं से बाएं टहल रही थीं। रोशनियाँ कुछ इस तरह लगी थीं कि अंदरूनी माहौल को नवर किए हुए थी। तुम्हें याद है ये एक्वेरियम कौन लाया था? नहीं, उसने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। तुम्हें कहाँ याद होगा, मगर बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे इशारा करके वो खुद उठा और कदम कदम चलता एक्वेरियम के करीब आ रुका। वो नौशरवान को नहीं देख रहा था। उसकी उदास आंखें शीशे की मछली घर पे जमी थी। शेरू नहीं बैठा, इसी तरह खड़ा रहा, मुतज़ब्ज़ब खफा सा। तुम 17 साल के थे, मैं तुम्हें अपने साथ एक एग्जेक्टिव मीटिंग में ले गया था। तुम्हें 3 पीस में ड्रेसअप करवा के तुम अपनी उम्र से बड़े और अच्छे लग रहे थे। डैड को भी खुशी हुई थी तुम्हारे आने से, मगर हस्बे आदत वो जाहिर नहीं कर रहे थे। तुम अलबत्ता बेनियाज से थे। हमारे साथ जाकर बैठ गए थे और हमारी बातें सुनने लग गए थे। हम एक डील करने जा रहे थे और हमें मालूम था कि दूसरा फरीक बाद में थोड़े बहुत हेर फेर से काम लेगा, मगर ये बात उनके मुंह पे नहीं कहनी थी। हमें समझौता करना था, सिर्फ नज़र से काम लेना था। वो अब हौले हौले शीशे की दीवार पे दस्तक दे रहा था। अंदर तैरती मछलियाँ मज़ीद तेज़ी से बल खाती इधर उधर चक्कर लगाने लगी थी। मगर जब तुम्हें इस दौरान इस बात का एहसास हुआ कि वो बाद में चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो तुमने एकदम चढ़ के बोलना शुरू कर दिया। हमारे जीएम ने तुम्हें आंखें दिखाईं, डैड खंगारे, मगर तुमने अपनी बात मुकम्मल करके दम लिया। वो लोग ऑफेंड हो गए और उन्होंने हमसे माजरत कर ली। डैड तुम पे बहुत गुस्सा थे और मुझ पे भी कि मैं तुम्हें लाया ही क्यों, मगर मुझे इत्मीनान था। 2 बातों का इत्मीनान। एक तो ये कि तुम में इतनी समझ है कि गलत और सही का फ़र्क कर सको। बेशक अक्ल नहीं है कि किस वक्त बोलना है, किस वक्त नहीं, मगर चलो समझ तो है। और दूसरा ये कि तुम दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत रखते हो। उस दिन मैं तुम्हारे लिए ये एक्वेरियम लाया था और उसको हमारे लाउंज में रखवाया ताकि तुम गुजरते हुए उसको देखते रहो और तुम्हें अपना बिजनेस में दिलचस्पी लेना भूल न जाए। वो अब बोलते हुए आबे जिंदान की कांच की दीवार के किनारे पे उंगली फेर रहा था, गोया कोई लकीर खींच रहा हो। शेरू के तने असाब ढीले पड़ चुके थे और वो खामोशी से खड़ा था। मगर तुम भूल गए बिजनेस में दिलचस्पी लेना, अपनी समझ बूझ, दुरुस्त फैसले करने की ताकत, तुम सब भूल गए। मैं नहीं भूला। मैं इसकी मछलियाँ बदलवाता रहा। जब कोई मर जाती तो उससे मिलती जुलती मछली अंदर डलवा देता। कोई दिन ऐसा ना गुजरा जब उसकी मछलियों की खुराक का मैंने मुलाजमों से पूछा ना हो। मैं तुम्हें अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में जाने से पहले ये एक्वेरियम याद करवाता था ताकि तुम समझ पाओ कि कारोबार के समंदर में तुम डूब नहीं सकोगे अगर तैरना सीख लो। मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। तुमने सादी को गोली मारी, तुमने अशदीशा को वापस बुलाया, उसको कंपनी में हिस्सा दिया, मुल्क से भागने की बजाय ट्रायल का सामना करने का फैसला किया। मैं उसकी मछलियों की हिफाजत करता रहा। तुम मुझसे दूर होते गए, जुमर से करीब होते गए, मम्मी से बदतमीजी करते रहे। मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। मगर आज शाम अब कि वो पूरा घुमा तो नौशरवान ने उसका चेहरा देखा, उसकी खुद पे जमी मलाल भरी आंखें देखी और उसके दिल को कुछ हुआ। आज जब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कंपनी को दिवालिया कर दिया, हमारी प्रिंटिंग कंपनी को नुकसान पहुंचाया, तुमने अपने ही ख़ानदान के कारोबार के खिलाफ विसल ब्लोइंग की, तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे तनकीदी पेपर लिख के पब्लिश कर दिया, आज तुमने मेरी कमर में खंजर घोंपा, तो शेरू मैंने तुमसे आखिरी उम्मीद भी खो दी।
تم نوشیروان اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو، مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل ہو گئے، اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو۔ کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا۔ کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پہ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ میں اب تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جافشانی سے لڑوں گا شیرو، کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ سب کھو چکے ہو۔ میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، مگر ہاں، تم نے مجھے آج بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے، اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا۔ کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے شیرو؟ نوشیروان نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں۔ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، اور میں اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ بہت ہو گیا میرا نقصان، اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ شیرو نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ شیرو بھی نہیں رکا، خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف چڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کو جاتے ساتھ ہی بولی، جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم۔ ہاشم نے گردن موڑ کے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بےعزتی بھولا نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت لگے گا ممی، تب تک میرے سامنے نہ آئیں تو اچھا ہے۔ میری NGO۔ آخر میں وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ جواہرات کا جسم تھرا اٹھا۔ یس سر۔ میری دوڑتی ہوئی آئی۔ اس ایکویریم کو میرے آفس میں منتقل کروا دو، اب اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ اور اب مدھم آواز میں ہدایت دے رہا تھا، اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی سا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی شام میں وہ دوبارہ اسپتال آیا تھا تاکہ اس اپاہج لڑکی کی خیریت اور طبیعت دریافت کر سکے۔ آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا، اور ساتھ ہی اس سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اسپتال کی راہداری میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی اور عجیب سی ویرانی اور دیوار سے ٹپکتی بو تھی۔ ابھی اسے چند طویل راہداریاں عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا اور دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا، اس لیے اس نے رفتار سست کر دی۔ کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ اسپتال بھی عجیب جگہ تھی، جہاں آ کر عجیب سے احساس ہوتے تھے۔ لوگوں کی آوازیں، شور، پکاریں، اور ساتھ میں خاموشی، وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دیتی۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں ٹھوس لی اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کے دیکھا۔ مطلوبہ آیت کو چھوا، آگے بڑھتا گیا۔ دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کرتی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی، اور ان دونوں کو ملانے لگا، شاید کہ اثر بڑھ جائے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ پھر سے اطراف دیکھنے لگا تھا۔ قطار در قطار بیڈ، کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زدہ چہروں والے لوگ۔ وحشت سی وحشت تھی، اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں شکر کرتے۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بول نہیں رہا تھا، سوچ رہا تھا، اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا۔ آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جب کچھ ناپاس ہو تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہ فضل کرتے ہیں۔ فضل زائد دینے کو کہتے ہیں، فضل سے اوقات سے بڑھ کر دینے کو۔ جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں۔ صرف مادی چیزیں، دولت، اولاد، کامیابی پہ شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقعوں پہ بھی شکر کرنا چاہیے، چانسز پر۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر جاتے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے، وہ برسوں پچھتاووں اور ملال میں گھر کر جاتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بساتا ہے، چاہے ساس سسر ہو، کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو، یا کوئی بوڑھا ملازم۔ کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر اپنے پچھتاووں میں ہم واقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا، نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے، صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے۔ شادی سے پہلے
लड़कियां छोटे बहन भाइयों को बहुत झिड़कती हैं, बाद में पछताती हैं, मगर सिर्फ पछताने का क्या फ़ायदा जब अपने इर्द गिर्द वैसे ही बच्चे छोटे देखें और उसे नरमी करने वाली बसीरत ही ना रखें इंसान। हम मुसलसल रोना रोते हैं कि हमें कोई बुरी लत पड़ गई है, कोई ऐसा गुनाह जो हम छोड़ नहीं पा रहे, बार बार उसको कर बैठते हैं। बड़े वादे किए अल्लाह से, बड़ी माफ़ी मांगी, मगर फिर से कर दिया, कमज़ोर पड़ गए, नफ्स के आगे हार गए। अब रोते हैं कि सारा वक्त मायूसी, डिप्रेशन में तो किसी अच्छाई के काबिल नहीं रहा। ये नहीं देखेंगे कि गुनाह के बाद एहसास होना और ख़ुद को ठीक करने का और तौबा करने का मौका दिया है अल्लाह ने। ये है अल्लाह का फ़ज़ल, जिसको अपने पछतावों में हम ज़ाया कर देते हैं। पछतावा होना चाहिए। पछतावे का डिप्रेशन लेकर मायूस हो जाना इन मौक़ों की नाकदरी है, और हम ये नाकदरी रोज़ करते हैं। आखिर कब हम अपने इर्द गिर्द वो मौक़े देखने की आँख पैदा करेंगे, खुद में, जो अल्लाह ने हमारे पछतावों के बदले में रिप्लेस करके हमारे सामने रखे हैं। आखिर कब वो सफ़ेद फर्श पे कदम आगे बढ़ा रहा था, चेहरे पे मलाल सा था, इर्द गिर्द छाई वहशत वैसी ही थी और तबीयत को अजीब मकदर कर रही थी। फिर मरीज़ों की आवाज़ें, अस्पताल के अमले का शोर सबसे बढ़ता गया, तो उसने हैंड फ्री कानों से निकाल ली। मतलूबा राहदारी करीब आ चुकी थी। उस लड़के का नाम शहजाद था और वो बिस्तर पर टेक लगाए उठा बैठा था। उसे देखकर वो चेहरा खिल उठा। साथी मुस्कुराता हुआ उसके सामने बिस्तर की पयंती पे आ बैठा। वार्ड में आगे पीछे लोगों का शोर और रश हर पल बढ़ रहा था। ऐसे में जब वो लड़का अड़ अड़ के रुक रुक के उससे मुखातिब हुआ, तो उसकी बात सुनने के बाद सादी को आगे झुकना पड़ा। उसकी माँ दवाइयाँ लेने गई है और वो जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये बात वो बदिक्कत समझ पाया था। वो लड़के कौन थे? तुम्हें क्यों आ रहे थे? वो स्टोर से चीज़ें चुरा रहे थे। मैंने शॉपकीपर को बता दिया तो बाहर निकल के वो मुझे मारने लगे। वो टेढ़े होंठों के साथ जोर लगा लगा कर बोलता। सादी मुस्कुरा के सुनता रहा। लड़का बेचैनी से फिर से गोया हुआ। आप टीवी वाले हो ना? सादी यूसुफ। सादी ने उसी उदासी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो जानता था अब वो लड़का उसका शुक्रिया अदा करेगा। उसने कमज़ोर की मदद की ताकतवर के मुकाबले में। और आप सब बहुत बेवकूफ़ हो, वो हकला के बोला तो सादी की मुस्कुराहट सिमटी। फिर यकदम वो दिल खोल के हंस दिया और गौर से इस कम उम्र लड़के को देखा। सांवली रंगत और स्याह आंखों वाला शहजादा काफ़ी मुस्तरब और बेचैन नजर आता था। अच्छा, क्यों हूँ मैं बेवकूफ़? वो जवाबन जोर लगा के कुछ बोलने लगा था, मगर सादी की बात जारी थी। क्योंकि मैं अमीर और ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ। लड़के ने नफ़ी में सर हिलाया। या मैं इस मुल्क के गले सड़े अदालती निज़ाम से इंसाफ की उम्मीद वाबस्ता किए हुए हूँ? नहीं। या मैं चुप करके उनसे पैसे लेने वालों में से नहीं हूँ, या मैं उनके डर से दुबक कर बैठ नहीं गया। क्यों शहजाद, तुम जैसे नौजवान को सादी यूसुफ बेवकूफ़ क्यों लगता है? मगर वो उसको नहीं सुन रहा था। क्या मैं इसलिए बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं एक बेसूद कोशिश कर रहा हूँ? कैद में अपने प्रोजेक्ट के राज उनके हवाले कर देता, 30 करोड़ ले लेता और नई ज़िंदगी शुरू कर लेता तो अक्लमंद होता। कसास मांग रहा हूँ मैं। इतना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए बेवकूफ़ लगता हूँ मैं सबको। उसके लहजे में जज्बाती सा दुख भर आया था। लड़का जो बार बार बेचैनी से नफ़ी में सर हिलाता, अब ये पूरा जोर लगा के बोला। तुम लोगों ने ऑपरेटर से पूछताछ नहीं की? पूरा फिक्रा बोल के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। साथी यूसुफ बिल्कुल ठहर गया। क्या? एयरपोर्ट कंट्रोल रूम। एयरपोर्ट? मेरी अम्मी एयरपोर्ट पे काम करती हैं। ऑपरेटर ने बोला था कि उसने अमीर लड़के की फुटेज डिलीट कर दी है। कौन नौशरवान? वो तेज़ी से बोला, मगर आवाज़ धीमी कर ली। मगर हमने एयरपोर्ट की सारी फुटेजेस चेक की थी, 21 मई की और अगले एक हफ्ते की। नौशरवान कहीं नहीं था। मगर ऑपरेटर ने खुद बोला किसी को कि उसने फुटेज मिटाई है। फुटेज में वो तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मुल्क से ज़्यादा नज़र आ रहा था। एयरपोर्ट पे सबको पता है ये बात। तुम बहुत मशहूर हो, मगर तुमने किसी से पूछा नहीं, खामोशी से चले गए। ठंडी बर्फ़ की आबशार थी जो सादी यूसुफ के ऊपर से आ गिरी थी। वो बेयकीनी से उसके करीब आया। तुम्हारा मतलब है कि सबूत नहीं है, मगर इस सबूत को देखने वाला गवाह मौजूद है। लड़के ने झट इस बात में सर हिलाया। पिलाकर वो अपनी बात समझा पाया था। और तुम्हारी माँ को यकीन है कि उसने इस ऑपरेटर को ये सब कहते सुना है? हाँ हाँ, मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती।
سادی چند لمحے بس اسے دیکھے گیا۔ اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔